हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये हिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें इस स्टार्टिंग में ही एक तुषार एक छोटा सा बच्चा है जिसके पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है कि वो दिल्ली से चेन्नई अपने कजिन की वेडिंग में जा रहा है और वो अब सोचता है वहाँ बैठे हुए कि पहले लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे, या वो शायद जाते ही नहीं होंगे, अपना पूरा जीवन वहीं पे जहां उन्होंने जन्म लिया है वहीं बिता देते होंगे। तो चलिए अब हम इस लेसन के साथ साथ समझते हैं और एक जो इस पर्सपेक्टिव के पीछे जो बिग पिक्चर है उसको डिस्कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। तो आपका ये पहला ही क्वेश्चन बनता है कि जो लोग थे वो क्यों जाते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। वी नो अबाउट people who lived in the subcontinent as early as 2 years ago. So the first and second question is that ki what is the time period that people lived in the subcontinent as early. So 2 million years ago. This is your one liner question. 2 million years ago. Today we describe them as hunter and gatherer. So this is your third question, that what we call them. So hunter and gatherers, and why this name comes from द वे इन विच दे गोट देयर फूड, कि जिस हिसाब से वो अपना खाना हंटिंग करके गैदरिंग करके इकट्ठा करते थे, तो इसी वजह से उनको हंटर और गैदर्स कहा गया है। ठीक है, जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish, birds, gathered food, fruits, root, nuts, seeds, leaves and stalks and eggs. तो आपका पहला क्वेश्चन है कि 2 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, अर्ली पीपल कब रहता है, 2 मिलियन ईयर्स एगो। सेकेंडली उनको क्या कहते हैं, हंटर एंड गैदरर्स। थर्ड, उनको हंटर गैदर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लोग अपना जो खाना है वो हंटिंग करके और गैदर करके इकट्ठा करते हैं या अपना खाना गोट करते हैं, प्राप्त करते हैं। और क्या है जनरल उनके खाने में, वाइल्ड एनिमल्स है, फिश है, बर्ड्स है, फ्रूट्स है, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स और स्टॉक्स एंड एग्स। ओके, अब आपका क्वेश्चन आता है कि हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। ठीक है, क्या है कि हंटर और गैदर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्यों जाते थे, ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस दे रखे हैं। तो पहला रीजन तो यही है कि अगर इंसान यहाँ से वहां जा रहा है तो वो खाने की तलाश में जाएगा। ठीक है, आज भी अगर हम गांव से शहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, अगर लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो या तो वो इन सर्च ऑफ फूड जा रहे हैं कि उनको यहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा है, जॉब की तलाश में वो शहर में जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे भी आइडियाज लगाए जा रहे हैं कि वो क्यों जाते होंगे। सो फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो एक ही जगह बहुत लंबे टाइम तक रुके रहेंगे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स, एनिमल्स एंड रिसोर्सेज, वो वहां पर जितने भी फूड, प्लांट, एनिमल्स, रिसोर्सेज होंगे उन सबको क्या करेंगे, खा लेंगे। ठीक है, तो एक दिन आएगा कि वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। भाई एक लंबे टाइम पर तक हम जब एक जगह पे रह रहे होते हैं तो हम वहां के सारे रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं, एक वक्त आता है वो रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो हमें वहां से मूव ऑन करना पड़ता है। ठीक है, सो देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, तो देखो आज का भी पर्सपेक्टिव यही है कि हम एक जगह से दूसरे जगह काम की तलाश में जाते हैं और यहाँ पे ये लोग इन सर्च ऑफ फूड के माध्यम की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्री और इन द केस ऑफ डियर, वाइल्ड कैटल। तो जो वो एनिमल्स अपने साथ रखते थे अब उनको भी खाना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स भी खाने की तलाश में दूर दूर भटक जाते थे या दूर दूर चले जाते थे। ठीक है, कि जहां उनको हरी हरी घास खाते खाते आगे निकल गए, तो जो उनको हंट करते थे, जो लोग उनको पालते थे, वो भी उनके साथ क्या करते थे, हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, और वो लोग भी उनकी जो मूवमेंट है उनको फॉलो करते करते उनके पीछे चले जाते थे। अब हमारा थर्ड रीजन होगा कि जो हमारे फ्रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको उगने में, उनको बढ़ने में टाइम लगता है। कभी 6 मंथ है, कभी 8 मंथ है, तो क्या होता है कि वो उतने ही टाइम तक वहां रहते थे जब तक किसी एक सीजन में सारे फ्रूट्स आ जाए।
ठीक है, या कोई उनको खाने की चीज मिल जाए। थर्ड, प्लांट ट्री बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। और देखो ऐसा नहीं कि एक ही मौसम में सारे फल फ्रूट हो जाए, ठीक है, दूसरे मौसम में कुछ ना हो। तो क्या होता है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो अगर इस वाले में अब खाना नहीं लग रहा है, फ्रूट्स नहीं लग रहा है, तो अब दूसरी जगह चले गए, दूसरे प्लांट उन्होंने जर्मिनेट किए। ठीक है, सो क्या हुआ, उन्होंने थर्ड हमारा यही रीजन रहा कि उन्होंने क्या किया, दे मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फोर्थ, पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सो वाटर तो हमेशा से ही एक सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे लिए कि जहां पानी है वहीं जीवन है। ठीक है, जहां जल है वहीं जीवन है। वाटर इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर, वाइल मैनी रिवर्स, लेक्स आर पेरिनियल, पेरिनियल्स होते हैं जहां पूरे साल पानी आता है। अदर आर सीजनल। ठीक है, यहीं पे आपके दो क्वेश्चंस हो गए कि रिवर्स और लेक्स दो टाइप की होती हैं, एक तो होता है पेरिनियल और दूसरा है सीजनल। पेरिनियल में थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है और सीजनल में जब बारिश होती है तभी पानी होता है। सो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। अब देखो, अगर यहाँ एक जगह ड्राई सीजन आ चुका है और वहां पानी की किल्लत हो चुकी है, पानी की कमी हो चुकी है, तो लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट था इन सर्च ऑफ फूड, सेकंड था कि उनके जो एनिमल्स थे, जो कैटल्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। थर्ड है हमारा जो फ्रूट्स है कि सीजन इन सीजन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, और थर्ड है हमारा वाटर। ठीक है, तो समझते चले, आपको फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझते चले कि हम चार क्या रीजन है कि जिनकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। ठीक है, नाउ हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हमें क्या पता, जो मैंने अभी इतना कुछ बताया ऊपर, अब हमें क्या पता कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर कहेगा, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। सो आर्कियोलॉजिस्ट वे लोग होते हैं जो खुदाई करके या कहीं से उनको पता चल जाए, ऐसी साइट है जहाँ पे कुछ अर्लियर थिंग्स मिली है, तो वो उन चीजों को देखते हैं। ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं। सो दीज आर द आर्कियोलॉजिस्ट। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली जो हंटर और गैदर्स ने बनाई और उनको यूज करते थे। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। अब ये देखो, उस वक्त का इंसान भी इतना समझदार था कि अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए कि वो अपने लिए टूल्स बनाता था। टूल्स किस चीज से बनाते थे, स्टोन से, वुड से और बोन। अब बोन किसकी, बोन जो जंगली जानवर होते थे उनकी जो स्ट्रॉन्ग बोन्स होती थी उनको लेके वो टूल्स बनाते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। ठीक है, वो सरवाइव कर सकें और ऐसे ही टूल्स बनाते ताकि जो वो टूल्स बनाए हैं वो भी काफी लंबे वक्त तक चल सके। ठीक है, कि ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, कि ऐसे कठोर पत्थरों से, ऐसी कठोर लकड़ियों से और बोन से टूल्स बनाए जाते ताकि वो जो उनके बनाए हुए औजार हैं वो भी लंबे वक्त तक उनके साथ चल सके। सो सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन्स। ठीक है, तो जो स्टोन्स से जो टूल बनाए जाते थे, जो पत्थरों से टूल्स बनाए जाते थे, उनका यूज वो कहाँ करते थे, मीट और बोन को कट करने के लिए। ठीक है, पशुओं के मांस को, उनकी हड्डियों को कट करने के लिए। स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। एग्जाम्पल कि वो इसको नाइफ की तरह यूज कर रहे थे। जैसे आज हम नाइफ का यूज करते हैं ना, ऐसे जो स्टोन टूल्स होते थे, नुकीले होते थे, उनका यूज करते थे वो मीट और बोन को कट करने के लिए, जो ट्री की बाक होती है उसको स्क्रैप करने के लिए, और एनिमल्स की स्किन को हटाने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए और रूट्स को भी कट करने के लिए। ठीक है, सो स्टोन टूल्स आर लाइक एज अ नाइफ। ठीक है, सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन और वुड, और कुछ को ना वो बोन से या वुड से अटैच कर लेते थे ताकि उसको वो हैंडल अच्छे से कर सके और उससे क्या कर सके, हेल्प से वो उसको काट सके। ठीक है, टू मेक स्पीयर एरो फॉर हंटिंग।
ठीक है। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड, और कुछ को वो चॉप कर लकड़ी को काटने के लिए भी इस्तेमाल करते थे ताकि आग लगाई जा सके, आग जलाई जा सके। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट एंड टूल्स, हट्स एंड टूल्स, और जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल वो किसके लिए भी करते थे, झोपड़ी बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए। तो बेसिकली 3 चीजों का इस्तेमाल करते थे, स्टोन, वुड और बोन, ठीक है। स्टोन जो टूल्स है वो आज के टाइम के नाइफ की तरह इस्तेमाल होता था टू कट मीट बोन, स्क्रैप बार्क एंड हाइड, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। ओके, नाउ वुड्स का यूज किस लिए करते थे, टू मेक हर्ट्स एंड टूल्स। अब यहाँ आपको दिखाई दिया होगा कि ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर में डिस्क्राइब कर रखा है कि देखो कैसे उनके औजार होते थे। तो देखिए ये एक शार्प स्टोन है, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, देखो इससे वो उसकी जो बार्क है उसको कट कर रहा है, उसकी रूट्स को कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक शार्प नाइफ से वो छेद कर रहा है किसी चीज में, ठीक है। सो स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड, यहाँ पे ये देखो उससे डिग कर रहा है, ग्राउंड को डिग कर रहा है, टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, रूट्स को निकाल रहा है ताकि उसको खा सके। और यहाँ पे देखो स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, अब क्या कर रहा है वो एनिमल की स्किन को उसने कट कर लिया, पील ऑफ कर लिया, अब वो क्या कर रहा है इससे उसको स्टिच भी कर रहा है, ठीक है, स्टिच भी कर रहा है। सो दिस इज द वे ऑफ लिविंग। नाउ नेक्स्ट है choosing a place to live in. Look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. Gatherers lived in many more places, only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as river and lakes. तो देखिए ये आपका एक ब्यूटीफुल सा मैप है। इस मैप में जो आपको ट्रायंगल में दिख रहा है ना, जहां भी ट्रायंगल्स है जिसके हुंसगी, कुरनुल केव्स, भीमबेटिका, these are those places where archaeologists found hunter and gatherers tools and things. Okay, भीमबेटिका in मध्य प्रदेश, हुसुंगी in कर्नाटक and कुरनुल केव्स in तमिलनाडु, ठीक है। these are most important sites, okay, these are most important sites as hunter and gatherers are found, things are found. So भीमबेटिकास, हुसुंगी and कुरनुल केव्स। आप क्या है एनसीईआरटी में जो मैप्स दे रखे होते हैं, जो चीजें दे रखी होती है, उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसके अलावा एग्जाम में कोई बाहर से कुछ नहीं आता, कभी भी नहीं आता। क्योंकि हम जो अंदर हमारे एनसीईआरटी की में चीजें दे रखी हैं, हम उनको अगर अच्छे से पढ़ लेना तो हमें बाहर की कोई अलग से बुक खरीदने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो आप छोटा सा एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीचिंग से रिलेटेड, चाहे आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी की बुक्स में कवर कर रखा है आप उन्हीं को पढ़ना प्रेफर करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको ब्रुजहोम मिलेगा, यहाँ मेहरगढ़ पाकिस्तान में, मेहरगढ़, बुरजहोम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नाउ यहाँ चिरांद बिहार में, दाऊजली हार्डिंग ये यहाँ पे, ठीक है। नाउ तो हमारे 3 जगह हैं, भीमबेटिका, हुसुंगी एंड कुरनुल केव्स। दीज आर 3 साइट्स where hunters and gatherers things are found, ठीक है। Now as stone tools were important, people tried to find places where good quality stones were easily available. अब देखो अगर उनको चाहिए कि कोई उनका स्टोन लंबे टाइम तक उनके साथ रहे, ठीक है, उनकी हेल्प कर सके, ऐसा नहीं कि मार दिया और टूट गया, तो उनको अब गुड क्वालिटी का स्टोन भी चाहिए होता था। तो देखो यहाँ आपकी एनसीईआरटी बुक में छोटे से एक ब्लॉक में दे रखा है भीमबेटिका। अभी हम ऊपर देख के आए हैं भीमबेटिका, भीमबेटिका इन मध्य प्रदेश, भीमबेटिका इन मध्य प्रदेश, ठीक है, भीमबेटिका इन मध्य प्रदेश। तो देखिए Bhimbetka in present day Madhya Pradesh. This is an old site with cave rock shelter. People choose their natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. यही आपका क्वेश्चन एक और बन जाता है कि जो भीमबेटिका है, जो केव्स और रॉक है, उनको शेल्टर के लिए क्यों यूज करते थे? Because they are the natural resources and provide shelter from rain, heat and wind. These rock shelters are close to the नर्मदा वैली. कहाँ पे थे ये? नर्मदा वैली के पास में थे, ठीक है। और क्यों रहते थे? क्योंकि यहाँ पानी भी हो गया और उनके रहने की भी जगह हो गई, और जिनसे उनको रॉक से जो पत्थर चाहिए था वो भी हो गया, तीनों चीज उनकी फुलफिल हो गई। पानी भी हो गया क्योंकि नर्मदा वैली है, सेकेंडली रॉक हो गया, उसके शेल्टर मिल गया,
हीट से, रेन से, विंड से। और थर्ड वन क्या हो गया कि वो अब क्या कर सकते हैं, उन वहां से अच्छे से स्टोन लेके, गुड क्वालिटी के स्टोन्स लेके अपने लिए टूल्स बना सकते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। ठीक है, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। सो दीज आर सम रॉक पेंटिंग्स, अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, डिस्क्राइब द पेंटिंग। अब आप देखो क्या हो रखा है यहाँ पे, कोई शायद जानवर है, आप इसको कुत्ता, शेर, कुछ भी जो आप समझते हैं वो समझ सकते हैं, और यहाँ पे ये उसका हंट कर रहा है। ठीक है, सो मैनी ऑफ केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन वॉल्स। तो हमने बहुत सारी ऐसी जगह जो मध्य प्रदेश में जो गुफाएं हैं वहां ऐसी पेंटिंग्स मिल जाएंगी। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। सो दीज सम पेंटिंग्स आर इन मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। देखो इनको कितने ग्रेट एफिशिएंसी के साथ बनाया गया है ताकि समझ में आ रहा है कि ये कोई जानवर है और ये उसका हंट कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर द भीमबेटका caves हैं, these are the भीमबेटका caves in मध्य प्रदेश। Sites are places where the remains of things were found. So question आता है what are the sites? So sites are those places where remains of things were found, कि वहां कोई टूल मिल गया, कोई पोट मिल गया, कोई बिल्डिंग मिल गई। So these are called sites. These were made, used and left behind by people, कि पहले यहाँ रहते थे, फिर कुछ टाइम यहाँ रहे, कुछ यूज किया, फिर बाद में उसको छोड़कर चले गए। So these are the remaining things। ठीक है, these may be found on the surface of the earth। अब ये धरती के ऊपर ही है, buried under the earth and sometimes even under water। क्या होता है, अब हमें नहीं पता कि क्या पता उस वक्त फ्लड आ गया हो जिससे वहां का जो सारे सिनेरियो वो चेंज हो गया है। सो कुछ धरती के ऊपर पाई गई, कुछ धरती के नीचे पाई गई, और कुछ तो हमारी पानी के अंदर भी पाई गई। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट इन अदर चैप्टर्स। ठीक है, फाइंडिंग अबाउट फायर। अब देखो फायर कैसे, फायर का भी पता चलेगा कि फायर का कैसे उन्होंने डेवलप किया। सो फाइंड द कुरनूल केव। सो वेयर इज द कुरनूल केव? कुरनूल केव्स इन here, कुरनूल केव्स इन तमिलनाडु। ठीक है, देयर इज इन तमिलनाडु। ठीक है, traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. ठीक है, यहाँ के लोग फायर से बहुत familiar थे। Fire could have been used for many things as a source of light, to roast meat and scare away animals. तो यहाँ पे हो गया कि फायर का यूज वो क्यों करते थे। So fire could have been used for many things as a source of light, roast meat and scare away animals. Now अब देखो यहाँ पे ना टाइम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पैलेओलिथिक पीरियड, ठीक है, मिडल और अपर पैलेओलिथिक पीरियड। अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलेओलिथिक पीरियड। ठीक है, जो पहले का, जो सबसे पहले पीरियड स्टार्ट होता है ना समय का, जहां सबसे पहले लोग रहते थे, सो दैट्स अ पैलेओलिथिक पीरियड। दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पैलिलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन, कि जहां स्टोन्स का यूज करते थे लोग तो वो क्या हो गया, पैलेओलिथिक पीरियड हो गया। और ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। द नेम पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस टू फाइंड स्टोन टूल्स। ठीक है, कि उस टाइम जो मेन था वो स्टोन टूल्स थे। द पैलेओलिथिक पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो। ये एक और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि जो पैलेओलिथिक पीरियड है वो कब तक एक्सटेंडेड था। सो फ्रॉम 2 million years ago to about 12,000 years ago। 2 million years ago to about 12,000 years ago, कि 2 मिलियन साल से लेकर 12,000 साल तक का जो समय पीरियड है वो पैलेओलिथिक पीरियड है, स्टोन एज है। दिस लॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडल, अपर पैलेओलिथिक पीरियड। अब इसी को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला लोअर, फिर मिडल, फिर अपर पैलेओलिथिक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो जो हमारी हिस्ट्री है, जो प्रीवियस हिस्ट्री है, वो सभी सारा जो 99% पार्ट है वो इसी वाले पीरियड में है। ठीक है, और कब से कब तक इसकी टाइमलाइन है? 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। सो दिस इज डिवाइडेड 3 पार्ट्स, लोअर, मिडल एंड अपर पैलेओलिथिक पीरियड्स। दिस इज कॉल्ड स्टोन एज। This is called stone age. The period when we find environmental change beginning about 12,000 years ago, about
10,000 ईयर्स एगो। अब देखो मीसोलिथिक पीरियड आता है मिडिल स्टोन का, जब एनवायरमेंटल चेंजेस होने स्टार्ट हुए। ये अगेन एक क्वेश्चन बनता है जो एनवायरमेंटल चेंजेस है वो कब अकर हुए, तो 12,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स तक जो उनका टाइम है, जो मीसोलिथिक पीरियड है, वो मिडिल स्टोन पीरियड है, उसको क्या कहते हैं, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक। अब देखो जो इस टाइम स्टोन्स यूज किए जाते हैं वो छोटे थे, छोटे प्रकार के स्टोन्स थे, तो उनको क्या कहते थे, माइक्रोलिथिक्स। Microlithics were probably stuck on a handle or bone or wood to make tools such as saws and sickles। ठीक है, तो कुल्हाड़ी और फावड़ा बनाने के तौर में ऐसे इस्तेमाल किए जाते थे। At the same time, other varieties of tools continue to be in use। The next stage from about 10,000 years ago, और जो next stage थी वो 10,000 years पहले थी, is known as Neolithic। क्या कहते हैं इसको, न्योलिथिक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टर्म न्योलिथिक मीन्स? वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन द चैप्टर। वो जो मैप था उसी में ही आपका दिखा रखा है पैलोथिक पीरियड्स के ये वाले स्टेट्स हैं या ये वाली साइट्स हैं, मीसोलिथिक्स के ये वाले हैं और न्योलिथिक के ये हैं। तो तीन हो गया, पैलोथिक और न्योलिथिक और मीसोलिथिक। मीसोलिथिक में छोटे स्टोन्स यूज होते हैं, और जो पैलोथिक है वो 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। इसमें ये ग्रीक वर्ड्स है और ये कब से कब तक है, 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 12,000 ईयर्स एगो तक है। जो हमारा माइक्रोलिथिक या मीसोलिथिक है वो 12,000 ईयर्स एगो से लेकर 10,000 ईयर्स एगो तक है, और जो न्योलिथिक जो पीरियड है वो 10,000 ईयर्स एगो तक है। ठीक है, आ चेंज एनवायरमेंट। Around 12,000 years ago, there were major changes in climate of the world। अब देखो ऐसा नहीं कि हमेशा जो चीजें हैं वो एक सी रहती है, अभी भी कभी भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो वहां भी जल्दी जल्दी से, मतलब 12,000 ईयर्स के बाद तो जल्दी जल्दी से कुछ चेंजेस आने लग गई एनवायरमेंट में, जो कंडीशन है वो चेंज होने लग गई। ठीक है, विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिव वार्म कंडीशन। अब क्या हो, बहुत ज्यादा गर्म होने लग गया, चीजें जो एनवायरमेंट है वो गर्म होने लग गया। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब जितने गर्म जगह बनने लगे तो ग्रासलैंड भी बनने लग गए। ठीक है, घास के जो मैदान थे वो बनने लगे। दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। अब जैसे ग्रासलैंड बढ़ने लगे तो ग्रासलैंड में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, ये भी बढ़ने लग गए। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। जो उनको पालते थे या उनका शिकार करते थे वो उनको फॉलो करते करते वो लोग यहाँ ग्रासलैंड में भी आ गए। Learning about their food habits, their breeding season, it is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves। Fishing also became important। अब देखो जैसे जैसे चेंज आया ना, ह्यूमन जो साइकिल है उसमें भी चेंज आने लग गया। अब क्या हुआ, ग्रासलैंड में आ गए तो वहां एनिमल्स भी आ गए, जैसे ग्रास पे सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हंट करते करते वो लोग भी वहां पीछे आ गए। अब वो नई फूड हैबिट्स को लर्न करने लग गए, और उन्हें पता चल गया कि अच्छा ये वाला सीजन होता है, इसमें जो पशु हैं उनकी ब्रीडिंग होती है, अच्छा इस वाले सीजन में ये वाला फल जरूरी होता है। अब उनको हर चीज का धीरे धीरे पता चलने लग गया। अब वो क्या कहेंगे, कैटल्स को रियरिंग करने लग गए। ठीक है, और दूसरी बात है फिशिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि डैश आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट, तो फिशिंग आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग होता है पशुओं को चराना, पशुओं को रखना। ठीक है, अब देखो वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज सीख रहे हैं। अब देखो अब उन्हें स्टार्ट हुई कि फार्मिंग कैसे करते हैं, अपने जानवरों को कैसे चराते हैं। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो ए टाइम व्हेन सर्वाइवल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले, राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यही एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो अनाज जो उगाया गया ग्रेन वो कौन सा था, तो वीट, गेहूं, बार्ले, राइस। ठीक है, जौ और चावल, वीट, बार्ले, राइस। ठीक है, गेहूं, जौ, चावल को उगाया गया सबसे पहले नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब देखो धीरे धीरे उनका ब्रेन भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। अब वो क्या करने लगे, वो कलेक्ट करने लग गए। ठीक है, अब उनको पता चल गया कि इनको कैसे ये ग्रू होते हैं, कैसे रिपन होते हैं। सो दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स बन गए। सबसे पहले कौन से ग्रेन को उन्होंने बियर किया, सो दीज आर द वीट, बार्ले एंड राइस। People could also attract and then tame
एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। अब देखो वो पालतू जानवरों को अपने साथ रखने लग गए, टेम एनिमल्स मतलब जो पालतू जानवर बनाने लग गए और उनके लिए अपने साथ उनके लिए चारा और रहने की जगह भी रखने लग गए। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। अब यहीं से क्वेश्चन सेकंड आता है कि जो वाइल्ड एनिमल में जो सबसे पहले जो एक एंसेस्टर, जो सबसे पहले जो एनिमल था कौन था, तो वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। ठीक है, नाउ लेटर people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camp where they lived। ठीक है, so अब वो encourage करने लगे कि जो animals है उनके पास आए और वो उनके साथ रहे। ठीक है, this animal such as sheep, goat, cattle also and the pig lived in herd। so कौन कौन से कैटल थे? sheep, तो सबसे पहले तो उन्होंने डॉग को अपने साथ रखा, उसके बाद शिप, गोट, कैटल और पिग को भी अपने साथ रखने लग गए। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दोज एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर। ठीक है, अब धीरे धीरे वो लोग उनकी देखभाल भी करने लगे और बाद में वो एनिमल्स उनकी देखभाल करने लग गए। ठीक है, सो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखो आ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब देखो यहाँ पे देखो सीड्स है, फूड है। ठीक है, अब इसको स्टोर करना भी जरूरी है ताकि अगले साल भी हमें ये मिल सके। सो इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो। कुछ टाइम तो लगेगा। दिस मे बी सर्वाइव सेवरल डेज, वीक, मंथ्स, इन सम cases year। when people begin growing plants it mean that they had to stay in the same place for a long time। अब देखो अब उनको एक जगह पे रहने का आदी भी कैसे बने वो आदी एक जगह रहने के, कि अब उन्हें पता चल गया कि अब अगर मैंने ये फसल उगाई है, ये सीड उगाए हैं, तो उनको कुछ महीने तो लगेंगे, साल भी लग सकता है। तो अब उनकी देखभाल करने के लिए वो एक नई लाइफ के फेज में चले गए, अब वहां पे वो रहने लग गए। ठीक है, अब तक तो वो हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, अब वो एक परमानेंटली रहने भी लग गए। सो इन द प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully। so why they live at the one place? To look after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds। ठीक है, till the grain ripened। यही आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है कि वो क्यों रहने लग गए एक जगह, क्यों एक लंबे टाइम तक जरूर रहने लग गए। तो फॉर लुक आफ्टर द प्लांट्स, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, as grain had to be stored for both food and seed। अब देखो खाने के लिए भी उनको वीट, बार्ले और राइस को रखना था, और अगले साल या अगले टाइम जब उनको बोना था तो उसके लिए भी उसको स्टोर करना था। सो इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट। अब वो पोट्री भी करने लग गए, पोट्स बनाने लग गए और वो बास्केट भी बनाने लग गए। ठीक है, ताड़ से, केले के पत्तों से, और डग पिट इनटू द ग्राउंड, और क्या करते थे? गड्ढा खोदते थे। अब 3 वे बताओ कि जिससे वो फूड को स्टोर करते थे। ठीक है, तो क्या था? मेकिंग लार्ज पोट, wove basket and dug pit into the ground। rearing animals, एनिमल्स को पालना। एनिमल्स multiply naturally। ठीक है, besides if they are looked after carefully, they provide milk which is an important source of food, meat whenever required। in other words, animals that are reared can be used as a store of food। अब देखो अगर वो अपने साथ एनिमल्स को पालते हैं, जो दूध देते हैं उनको पालते हैं, तो उनको दूध कभी भी मिल जाएगा। वूल जिनसे मिलते हैं उनको पालेंगे तो वूल मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ, उनके लिए एनिमल्स भी खाने का एक स्टोर खाना होता है उसके सोर्स बन गए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब देखो फूड के साथ साथ हम उनसे वूल्स मिल सकती है, उनकी स्किन मिल सकती थी उस टाइम के लिए। ठीक है, सो वट आर एनिमल यूज फॉर टूडे। आज के टाइम में जो एनिमल्स है वो भी हम मिल्क के लिए उनको रियर करते हैं, उनकी स्किन के लिए भी कुछ लोग उनको रियर करते हैं। वूल्स मिलते हैं, सबसे मेन बात तो वूल मिलती है। ठीक है, जैसे लद्दाख में हमने देखा था, लद्दाख में पश्मीना वूल मिलती है, कश्मीर में उसको पश्मीना शॉल को करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है, सो फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्ड। अब देखो पहला कोई फार्मर, उसके बारे में यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर। देखो सबसे पहले भी तो कोई बना होगा, फार्मर बना होगा। ठीक है, सो दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट साउथ इंडिया। सो कहाँ पे है? तो ये साइट्स पाई गई हैं कश्मीर में और ईस्ट एंड साउथ इंडिया में।
ठीक है, जहाँ पे फार्मर्स होने के एविडेंस मिले हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बोन्स। तो वहाँ भी एनिमल्स के बोन्स मिली है, प्लांट्स मिले हैं, कुछ एविडेंस के मिले हैं प्लांट्स के कि हाँ यहाँ पे खेती होती होगी, यहाँ पे फार्मर्स रहते होंगे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्न्ट ग्रेन। अब देखो ऐसा नहीं कि वहां पे कोई चावल पड़ा हुआ था या वहां पे कोई गेहूं पड़ा हुआ था, ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ अवशेष मिले होते हैं, जले हुए के अवशेष मिले होते हैं या किसी चीज में दबा हुआ कपड़ा मिलता है, तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं कि हाँ यहाँ ऐसी चीज होती होंगी। ठीक है, सो साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट। दे आल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, towards a settled life, archaeologists have found trace of hurt or humans or at some site. अभी क्या है ना, सब चीज ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे पड़ी हुई थी आर्कियोलॉजिस्ट को वो मिल गई, नहीं, खुदाई होती है। अगर कहीं से कोई क्लू मिलता है तो वहां पे खुदाई करते हैं, देखते हैं कि क्या सच में यहाँ कुछ है ऐसा कि यहाँ पे अर्ली पीपल कोई रहता होगा, तो वहां उनको ट्रेस करते हुए पाया गया कि वहां पे हर्ट मिली है, झोपड़ियां मिली हैं, कुछ घर के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ है? अभी कश्मीर में है। तो बुर्ज होम ऐसी जगह है जहाँ पे एविडेंस मिले हैं हर्ट्स और हाउसेस के। अब वहां उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो नीचे गड्ढा खोद के लोग रह रहे हैं ग्राउंड के अंदर। ठीक है, और दीज में हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। अब जब ठंड होती है तो वो कहाँ रहने लग गए? वो धरती के नीचे गड्ढा खोद के थोड़ा अपना घर सा बना के वहां रहने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड कुकिंग हीदर्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। और उनको खाना बनाने की चीजें मिली बाहर भी और अंदर भी, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड ईदर इंडोर और आउटडोर। की देखो लोग बाहर भी और अंदर भी, जैसा वेदर होगा ऐसा इस तरीके से खाना बनाते हैं। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड from many sites as well as many of these are different from earlier Paleolithic tools, that is why they are called Neolithic। अब देखो जो बहुत बड़ा टाइम पीरियड था वहां पे बड़े बड़े टूल्स मिलते थे और न्यूलोथिक में भी कुछ टूल्स बने। ठीक है, ये दोनों में जो टूल्स बनते वो अलग अलग थे। सो दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज। देखो यहाँ पे ऐसे ही स्टोन्स को कट करके बना दिया, न्यूलोथिक में क्या गया, उसकी कटिंग की गई, उसको फाइन एज दिया गया। एंड मोटार्स पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन other plant produce, mortars and pestles are used for grinding grain even today। ठीक है, जो मसाले कूटने का वो होता है ना, उसको पेस्टल बोलते हैं। ठीक है, सो ये सब मिले। several thousand years later at the same time tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools were also made of bones। को तो कुछ चीजें, कुछ टूल्स किसके बने थे? बोन्स के। तो देखो ये स्टोन्स के बने हुए टूल्स हैं। सो मैनी काइंड ऑफ अर्थन पोट्स हैव बीन ऑल्सो फाउंड। अर्थन पोट्स मिले। दीज आर समटाइम्स डेकोरेटिव एंड वर यूज फॉर sorting things। people began using pots for cooking foods। ठीक है, so these are the pots that are made there that time। so यही है कि एग्जाम्पल है कि of diet beside they begin weaving clothes using different kinds of material, for example cotton that could now be grown। अब धीरे धीरे लोगों को हर चीज के बारे में पता चलने लग गया। अब देखो क्या है, did things change everywhere and all at once? कि क्या हर जगह चीजें चेंज हो रही थी या एक जगह चेंज हो रहा था? नॉट क्वाइट, अब ये नहीं पता। इन मैनी एरियाज मैन वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट गैदर फूड। अब ये कहते हैं कि जो रेवोल्यूशन ये आया है क्या हर जगह ऐसे ही आ रहा था? भाई नहीं, हमें नहीं पता इस चीज के बारे में। क्या पता कुछ जो विमेन और मैन थे वो वैसे ही जीवन जी रहे जिससे पहले हंटर गैदर का था, और कुछ लोगों ने जो आज का फार्मिंग और हर्डिंग है ये अडोप्ट कर लिया। तो हम पक्का नहीं कह सकते कि ऐसा सब कुछ हो रहा था कि सभी एक साथ रिवोल्यूशन कर रहे थे, नहीं। बिसाइड इन सम केसेस people try to combine these activities doing different things during different seasons। अब क्या होता है ना, किसी के माइंड में कोई एक एग्जाम्पल आया, कोई आइडिया आया, उसने उस पे काम करना स्टार्ट किया। पर कुछ लोग जो जंगलों में रह रहे थे क्या वो शायद अभी भी उसी वे में रह रहे थे। कुछ लोग जो ग्रास लैंड में, उनको तो पता चले कि यहाँ पे भाई कैटल्स भी हैं, फार्मिंग भी कर सकते हैं, बट जो जंगल में रहते उनके लिए तो अभी भी सिनेरियो वैसा ही था। सो अब एक क्लोजर लुक ले लेते हैं लाइंग और डाइंग इन मेहरगढ़। तो बुर्ज होम में हमें दिखा था हर्ट्स और हाउसेस के कुछ साउथ साइड्स मिले थे। अब ये मेहर
मेहरगढ़ है, मेहरगढ़, दिस साइट इज फाउंड लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज द मोस्ट important routes into Iran. Mehergarh was probably one of the place where people learned to grow barley and wheat. अब मेहरगढ़ पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में है ये साइट, और क्या है, ये ईरान जाने का रूट है, ठीक है, और बोलन पास के पास पड़ता है ये। और क्या यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या सीखा था लोगों ने, बार्ले और वीट को ग्रो करना सीखा था। और यहाँ पे जो एनिमल्स थे रियर किए गए थे वो शिप और गोट थे फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। तो कौन से पहले एनिमल्स थे, शिप और गोट, और कौन सी जो प्लांट्स ग्रो किए गए थे, तो बार्ले और वीट, ठीक है। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, ये है अर्लीस्ट विलेज, क्या है ये, अर्लीस्ट विलेज, ठीक है। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर, पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप, गोट वर फाउंड। अब उनकी बोन्स मिली है तो इसका मतलब इस वाले एरिया में डियर भी, पिग भी, शिप और गोट सब ये वाले एनिमल्स रहते थे, ठीक है। अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल हाउस। अब यहाँ पे जो हाउस बने हैं ना वो रेक्टेंगुलर साइज से बने हुए हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाउसेज हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। अब देखो यहाँ पे चार खाने का हो, 4 कमरे का हो, 4 कंपार्टमेंट का हो, ऐसे बने हुए मेहरगढ़ में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 4 कंपार्टमेंट का हाउस है वो कहाँ मिले हैं, तो वो हमारे मेहरगढ़ में मिले हैं, बोलन पास दर्रे के पास है, और यहाँ पे बार्ले और वीट को उगाया गया और शिप और गोट को यहाँ पे रियर किया गया। अब यही ना मेहरगढ़ में ना एक अजीब तरीके से एक कब्रिस्तान मिला, ठीक है। वहां पे क्या था, अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक, इन विच वे इन दिस हाउस सिमिलर टू द वन ऑफ विच यू लाइक। एक ये ऐसा घर मिला। फिर देखो एक ब्यूरियल मिला मेहरगढ़ में कब्रिस्तान की, यहाँ देखो इस एक आदमी के साथ ना उसकी गोट को भी दफनाया गया है, उनके जो गोट्स है उनको भी दफनाया गया है। अब ये नहीं पता कि ये इन चीजों को उनके खाने के लिए दफनाया गया है या भाई ये इसकी प्रॉपर्टी, तो इनके मरने के बाद ये जब मरे तो इनको भी यहाँ दफनाया गया। चलिए पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that they are in some form of life after death. ठीक है, burial is one such arrangement. Several burial sites have been found in Mehergarh. In one instance, the dead person were buried with goat, which are probably meant to serve as food in the next world. ठीक है, तो उनके लिए शायद ये जो चीजें उनके साथ दफनाई गई है ना, तो ये शायद उनके खाने के लिए कि हाँ आप जहाँ दूसरे वे में जाओगे तो वहां आपको खाने के लिए मिलेगा, तो ऐसे उनको दफना दिया जाता था, ठीक है। सो इसके लिए ये सब आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बच्चा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज इसको आगे बढ़ाएं ताकि ऐसे ही और मजेदार जो वीडियोस हैं हिस्ट्री के रिलेटिव आपकी और हेल्प कर सके। थैंक यू बच्चा।